नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमएनएल फाइनेंस का जो Q1 जो रिज़ल्ट आया है। उसके बाद कल ही के दिन में हमको यहां पे कॉन कॉल भी सुनने के लिए मिला है, तो उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस पेश करने वाला हूं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है और हम ये भी समझने का ट्राई करेंगे कि स्टॉक में जो डाउनफॉल दिख रहा है वो हमें क्यों देखने के लिए मिल रहा है। तो शुरू करते हैं कॉन कॉल को। तो एक बार हम उसका फाइनेंशियल हाईलाइट देख लेते हैं कि Q1 ऑफ 26 और Q1 25 में कितना उन्होंने ग्रोथ दिखाया। तो चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं, बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ तो आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन दिख रहा है। आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो है वो पिछले साल Q1 में वो 4.40 करोड़ का था, अब बढ़ के वो 6.74 करोड़ का हो चुका है। ये कंसोलिडेटेड है, मतलब पूरे कंपनी का सारे बिजनेस ऑपरेशन सब कुछ मिला के देखें तो ये ग्रोथ दिख रहा है। तो ये आपको 53% का दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एबिट और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो आपका वो भी 67% ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट भी आपका 86% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ध्यान रखिएगा ये पिछले क्वार्टर का नहीं है, ये पिछले साल के Q1 का कंपेयर कर रहे हैं हम इस साल के Q1 से। वहीं पे अगर हम एबिटा परसेंटेज और नेट प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो 67% से बढ़ के 73% पे हुआ है और नेट प्रॉफिट परसेंट 38% से 47% तक बढ़ के हुआ है। तो यहाँ हमको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर पे देखूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्स है वो 6.45 करोड़ पिछले मार्च क्वार्टर में था और जून क्वार्टर में आपका 6.71 करोड़ है, यानी बहुत ही हल्का सा ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखूँ तो 4.5 करोड़ से जाके 4.92 करोड़ पर है, जो कि बहुत ही मिनिस्कूल्स है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। कॉन कॉल में भी किसी ने इस बात के ऊपर बहुत फोकस नहीं किया कि क्वार्टर इतना इंक्रीज़ क्यों नहीं है, हम इतने स्टेबल क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो आपका लास्ट सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट जो नेट प्रॉफिट है, कुल जो पैसा कंपनी के पास आया वो पिछले क्वार्टर में 2.65 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 3.19 करोड़ का हो गया है। तो मोटा मोटा आपको 25 से 30% तक का ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कंपनी ने पे अपडेट दिया है कि उनका जो टोटल लोन बुक है। अब देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है, 3 टाइप का बिजनेस करती है कंपनी। एक है उसका EWA का, मतलब अर्ली वेज एक्सेस। ये कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिसमें वो नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकती है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा सेगमेंट ये है कि ये लोन भी बांटती है, मतलब जिन कस्टमर्स को इन्होंने एक्वायर किया है उसी कस्टमर्स को ये क्या करती है, लोन देती है, जो कि आपका पर्सनल लोन्स होता है। और तीसरा बिजनेस इनका है इनवॉइस डिस्काउंटिंग का, यानी कोई बहुत बड़ा कंपनी ने अगर किसी छोटे कंपनी को ऑर्डर दिया है और मान लीजिए उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए अगर उस कंपनी के पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो ये उसको डिस्काउंट में कुछ पैसे देके उसके बिल को ले लेती है। मतलब मान लीजिए अगर मुझे बिल मिल चुका है कि मेरे को 1 करोड़ का बिल मिलने वाला है, मतलब पेमेंट होने वाला है, बट ये पेमेंट होने के लिए मुझे मान लीजिए 15 से 20 दिन लग गया, तो मेरे पास अगर दूसरा कुछ ऑर्डर आता है तो मैं 15 दिन वेट नहीं कर सकता, मुझे आज ही के दिन में काम चालू करना पड़ेगा। तो एमएनएल फाइनेंस क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है आपके पास जो बिल है आप वो बिल मुझे दे दीजिए, मैं उस कंपनी से पेमेंट ले लूँगा, लेकिन उसके बदले में हमको पैसा दे रहे हैं, बट आपको वो पैसा थोड़ा कम मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर मुझे 1 करोड़ मिलने वाला था तो उसमें से मान लीजिए मैंने 5000 10,000 कुछ फीस चार्ज किया, तो इससे क्या हुआ, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो गया, मैंने 5000 भले लूज़ किया, बट नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे वो ऑर्डर लूज़ नहीं करना पड़ेगा। और एमएनएल फाइनेंस को भी सेफली अच्छा खासा एक डिस्काउंट में आपको मतलब बिल मिल गया। मान लीजिए आपका 5000 10,000 जो भी आपने उस छोटे सेलर से कट किया है वो आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो ये 3 बिजनेस मेन काम करती है। तो फिलहाल जो कंपनी का मेन फोकस है वो EWA पे है, मतलब कि अर्ली वेज एक्सेस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को कैप्चर कर सके, उसके बाद वो लोन डिस्बर्समेंट करेगी। तो कंपनी ने ये गाइडेंस दिया था कि इस साल वो क्या करेगी, जो करंट ईयर चल रहा है वहाँ पे वो 250 कॉर्पोरेट के साथ टाइप करेगी, मतलब बड़े बड़े कंपनी से टाइप करेगी, तभी तो उनके एम्प्लॉयज़ को वो EWA दे सकती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपने बोला था कि आप 250 कंपनी से टाइप कर लेंगे, बट अभी आपके पास सिर्फ 90 कंपनीज ही है। यहाँ पे नीचे दिखता हूँ, आपको दिखाई देगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये देख लीजिए ये कौन कौन से कंपनीज के साथ इसका टाइप है। जो बैंक है SBI, PK फाइनेंस, एविएटर, इन सब के साथ टाइप करती है और इनको लोन ऑरिजिनेट करके देती है। मतलब मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, SBI हूँ, और मुझे ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जिनको लोन चाहिए होता है, तो एमएनएल फाइनेंस क्या करती है, उस आदमी को लिंक करा देती है और लोन उसको दिलवा देती है। इसमें उसको क्या मिलता है, प्रोसेसिंग फीस मिल जाता है। तो इसमें एमएनएल फाइनेंस का क्या है, सिर्फ फीस इनकम आता है, इसमें कुछ भी NPA का दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक एमएनएल फाइनेंस का बिजनेस है। तो चलिए देखते हैं कि अभी कंपनी के पास कितने कॉर्पोरेट्स हैं जिनको ये EWA सर्विस को प्रोवाइड कर रही है।
तो यहाँ नीचे कहीं दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है कि इस Q1 में जो कंपनी है उसने लगभग 25 कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड किया है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि अगले क्वार्टर से वो 40 कंपनीज़ को मतलब ऐड ऑन करेगी। तो अगर हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो 40 × 4 लगभग 160 कंपनीज आपका हो जाएगा। और करंट में कंपनी 90 कंपनीज़ के साथ टाइप करके रखी हुई है, तो 90 + 160 अगर देखें तो आपका मोटा मोटी 250 के आसपास आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी गाइड कर रही है कि हम इस साल में 250 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है, साथ में भी मेरा भी डाउट है कि 250 जो क्लाइंट्स है जो ऑनबोर्ड करने का सोच रही है, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 40 हर बार करना, अब ये मैं तो मेरा ओपिनियन है, मतलब मैं नहीं बोल सकता, देखते हैं कंपनी कैसा करती है। तो मुझे नहीं लगा कि इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा डाउट है और शेयर प्राइस को उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, बट उनके जो गाइडेंस है वो करके दिखा पाती है कि नहीं, उसमें अभी लोगों को डाउट है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी कंपनी है। ओके, तो यहाँ जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें तो ये डाटा दिया हुआ नहीं है, बट कॉन कॉल में बोला गया था कि 90 कॉर्पोरेट्स के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है और उनको 160 करना है। तो ये 160 कैसे करेगी? एवरी क्वार्टर 40 अगर कॉर्पोरेट को ऐड करते जाते हैं तो आपका 4 क्वार्टर में 160 हो जाएगा, और 160 + 90 मतलब 250। तो ऐसा कंपनी का कहना है। अब देख लेते हैं कि मैनेजमेंट से क्या क्या पूछा गया और उसमें क्या क्या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो अगला साल है, मतलब कि ये जो 27 आने वाला है, तो ये 4 क्वार्टर बाद, तब तक ये कंपनी जो अपने सेल्स को 4 गुना कर लेगी। तो असल में जो एक्चुअल गाइडेंस था कंपनी का 10 गुने का गाइडेंस था, लेकिन वो पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर, मतलब कंपनी ने गाइड किया था कि इसका जो 2024 का जो प्रॉफिट था, यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट था, उसका वो 10 गुना कर लेगी अगले 1-2 साल में। तो ये देखिए, 1 साल में तो हम लोग का यहाँ पे 9 करोड़ हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगले साल तक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 गुना तक ग्रो करना चाहिए, तभी यहाँ से 4 करोड़ से 40 करोड़ तक का प्रॉफिट आएगा। तो अगर अगले साल तक कंपनी अपने नेट सेल्स को, प्रॉफिट को 4 गुना करती है तो स्टॉक में बहुत अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। बट ये सिर्फ कंपनी के बोल देने से नहीं होगा, उसे एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा। नेक्स्ट अगर देखिए कंपनी ने यहाँ पे क्या अपडेट दिया है, तो वो है इनका जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो ऐप है बहुत ही सीमलेस है, बहुत ही ईजिली आप उससे लोन एक्सेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए। तो ये एक अच्छी बात है, इनसे इनका जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो बहुत जल्दी फास्ट होगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो ये लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिलहाल ही क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हैं। जब क्लाइंट को एक्वायर कर लेंगे तो ये धीरे धीरे लोन बांटना भी शुरू करेंगे। तो बोल रहे हैं कि ये स्टेट बैंक से लोन ले रहे हैं और इनका जो लोन लेने का जो कॉस्ट है वो लगभग 10.9 के आसपास का है, और जो लोन देते हैं दूसरों को वो अराउंड 36% पे देते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा मार्कअप इन लोग का है। बट अगर 36% पे लोन दे रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। अब 36% पूरे साल का नहीं होता है ये, आप मान लीजिए ये लोन आपको 30 से 40 दिन के लिए दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलता है। बट ऑन एन एनुअल बेसिस अगर देखूँ तो लगभग 36% ही चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया डेट टू इक्विटी के बारे में। तो इनका जो डेट है वो अराउंड 14 करोड़ का है और इक्विटी 35 का है। तो डेट टू इक्विटी बहुत ही स्टेबल है, 1 के नीचे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट जो था कि ये कितने कॉर्पोरेट को ऐड करेंगे, तो मैंने बोल ही दिया कि ये हर क्वार्टर 40 कॉर्पोरेट को ऐड करने का सोच रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर एक भी कंपनी में मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज़ है तो 40 कंपनी मतलब कितना हो जाएगा, 40,000 एम्प्लॉयज़। अब 40,000 एम्प्लॉयज़ में से अगर 10% भी, यानी कि आपका मान लीजिए 4000 भी अगर एम्प्लॉयज़ हर क्वार्टर में ऐड होते हैं तो वो जितना भी लोन लेंगे इनको उतना ही प्रॉफिट होते जाएगा फीस के फॉर्म में, और उन्हीं क्लाइंट्स को धीरे धीरे ये लोन भी ऑफर कर सकते हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात इन्होंने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका जो क्लाइंट एक्विजिशन का तरीका जो है उसमें क्या होता है, इनको उल्टा पैसा मिलता है। बाकी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या और भी कोई कंपनी हो गया, उन्हें क्लाइंट एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पैसा अपना कमाना स्टार्ट करती है। बट इनका जो एक्विजिशन का तरीका है उसमें ही ये लोग फीस कमा लेते हैं, जो इनका फीस अराउंड 1 to 5% के आसपास रहता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का मैंने किसी को अर्ली वेज एक्सेस दिया तो उसमें से 1.5 रुपये मैं ले लेता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इनका जो क्लाइंट एक्विजिशन है उसमें भी इनको उल्टा प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मैंने बोल ही दिया कि इनका FY27 का जो टारगेट है, ये बोल रहे हैं कि 250 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करेंगे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ सकता है। नेक्स्ट इन्होंने देखा कि जो ऑलरेडी कुछ लोन देके रखा हुआ है, इन्होंने अराउंड 45 करोड़ का लोन बांट के रखा हुआ है, उसमें से 2 NPA निकला अभी तक। एक है 3500 का, ओनली 3500 का, और दूसरा है 40,000 रुपीज़ का। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इन दोनों क्लाइंट से बात हुआ है और ये लोग कुछ दिन में पे कर देंगे। बट जहाँ तक डिटेल में जब पूछा गया तो ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट 90 डेज़ पार कर चुके हैं, मतलब 3 महीने का इन्होंने EMI को स्किप कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिकवर नहीं होगा, बट मैनेजमेंट बोल रही है कि रिकवर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर पैसा आता तो बढ़िया बात है, वरना ऑलमोस्ट ही NPA की तरह ही है।
AUM अगर देखें तो कितना लोन बांटा है इन्होंने, तो 19 करोड़ का बांटा है। और ओवरऑल जो अगर देखें तो इनका यील्ड 18% का मिलता है, यानी किसी लोन पे ही 36% देते हैं, किसी पे 1%, किसी पे 10%। तो ओवरऑल अगर देखें तो 18% का इनको यील्ड मिलता है, सब कुछ कट कटा के। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा, किसी ने पूछा कि अगर आप पर्सनल लोन दे रहे हैं तो इसका जो रिस्क है वो कौन लेगा। मतलब पर्सनल लोन नॉर्मली क्या होता है, रिस्की होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आप कुछ प्रॉपर्टी को कोलेटरल नहीं दे रहे होते। तो इन्होंने ये बताया सिस्टम कि हम जो भी पर्सनल लोन देते हैं वो हम कंपनी के थ्रू देते हैं। मतलब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मुझे अगर पर्सनल लोन मिलता है एमरेल्ड फाइनेंस से, तो मेरे को जो पेमेंट करना है वो पेमेंट मैं नहीं करूँगा, मेरे सैलरी में से डिडक्ट करके वो कंपनी पे कर देगी। तो यहाँ पे क्या है, जो एनपीए होने के चांसेस है बहुत ही जीरो है। ऑफकोर्स फ्यूचर में कैसे क्या काम करता है हम नहीं बोल सकते, बट फिलहाल मुझे लगता है कि भले ये पर्सनल लोन है, बट क्योंकि आपके सैलरी में से कट के ऑलरेडी उनके पास डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये कंट्रोल जो है पेमेंट करने का वो मेरे हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में। तो कंपनी जब भी सैलरी देगी उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके जो EMI है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो भले ही ये पर्सनल लोन लग रहा है बट ये काफ़ी सिक्योर हो सकता है, लेकिन मैं इसमें अभी 100% श्योर नहीं बोल सकता। हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके कंपनी का जो NPA है वो कैसा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखूँ तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। वो बोल रहा है कि जब हम 1000 कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड कर लेंगे, अगले 1 साल का टारगेट जो है वो 250 कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करने का है। जब वो 1000 कंपनीज़ को ऑनबोर्ड कर लेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक बात इनका मुझे और अच्छा लगा कि मैनेजमेंट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत रिस्की लोन नहीं देना चाहती। कंपनी बोल रही है कि जिस तरीके से कोटक बैंक और HDFC बैंक ने स्टार्टिंग में बहुत ही डिलिंक्वेंसी के साथ, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लोन दिया, तब उनको कोई जानता भी नहीं था, बट आज कोटक बैंक को हर कोई जानता है, HDFC बैंक को हर कोई जानता है। तो इनका भी जो टारगेट है इनको लेके ही चल रहे हैं, HDFC बैंक की तरह, कोटक बैंक की तरह। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बुलिश है मैनेजमेंट भी। तो हमें मेरे ख्याल से इनको एक मौका देना चाहिए। और अगर हम बाकी पैरामीटर्स को देखें, सेल्स ग्रोथ को देखें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं था, बट आज के दिन में या कल के दिन में मैं अराउंड अपने कैपिटल का जो टोटल कैपिटल है उसका 5% इसमें एलोकेट कर दूंगा। और जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ते जाएगा मैं इस अपना स्टेक को बढ़ाते जाऊँगा। नेक्स्ट ROE का अगर देखें तो कंपनी ने बोला है कि फिलहाल 10% के आसपास है, बट ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 10 to 12% तक लेके जाएंगे। तो ROE भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। तो नेट अब मैं कंक्लूजन दिखाता हूँ क्या है। देखिए, स्टॉक प्राइस का जो गिरना बढ़ना होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिंपली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। और क्योंकि कंपनी इतनी छोटी है, सिर्फ 300 करोड़ कंपनी है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होने की वजह से मार्केट में क्या होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है। क्योंकि मैं कल ही देख रहा था इसको, अगर आपको इसको बाय करना है तो 9:30 से 10:30 के बीच में आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है, लिक्विडिटी कम है इसलिए। तो ऑर्डर आपका जब मैच होता है तब आपको यहाँ पे खरीदने को मिलता है। तो इतना कम लिक्विडिटी में प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा है तो 20% भाग जाएगा, खराब आया तो 20% गिर जाएगा। मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि लिक्विडिटी कम है। अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगा तो आपको बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। तो नेट हमें स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को नहीं देखना है, हमें देखना है कि कंपनी कैसा काम कर रही है और वैल्यूएशन कैसा है। तो अगर मैं वैल्यूएशन पे देखूँ तो कंपनी हर साल लगभग 100% से ग्रो कर रही है और कंपनी का जो फिलहाल प्राइस ट्रेंडिंग है वो अराउंड 36 के आसपास का है। तो हमें काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कुछ डाउट्स है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।